you must have observed that suppose there is a person and he is standing at the top of a building, या वो अपना एक घर की छत पे खड़ा हुआ है, ठीक है. लेट्स से ही इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक. अगर ये पर्सन इस बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो करे, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो बॉल को डायरेक्ट थ्रो कर दे नीचे, ठीक. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. आई हैव माई डॉटर्स बॉल विद मी. लेट्स से ये एक बॉल है, ठीक है. एक सिचुएशन है कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ डायरेक्ट. तो जब हम ऐसे छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, राइट. ये आपको मैंने बताया था कि जब आप ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. लेकिन अब मैं बॉल को ऐसे करके फेंक रही हूँ. आई एम गिविंग इट सम इनिशियल वेलोसिटी. तो बॉल को इस डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी दी, ठीक, और इसको थ्रो किया. तो ये जो बॉल है ये एक इस तरीके का पाथ लेकर नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगी, करेक्ट. ये एक ऐसा पाथ लेकर जाएगी. या मैं कहूं कि सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है और बैट्समैन को बॉलर ने बॉल फेंकी, ठीक. तो बैट्समैन ने उसको हिट किया. लेट्स से ये इसने बैट पकड़ा हुआ है और यहाँ से बॉलर ने बॉल फेंकी. तो जब इस बैट्समैन ने उस बॉल को जोर से हिट किया तो क्या होगा, ये बॉल भी इस तरीके से जाएगी और फिर कैच होना है, बाउंड्री जाना है, जो भी होना है, लाइक वो इस तरीके का पाथ लेकर चली जाएगी. या एक और एग्जांपल हो सकता है कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन से बॉम्ब थ्रो कर रहा है कोई, या फूड पैकेट्स थ्रो कर रहा है. तो हर एक सिचुएशन में या तो इस तरीके का पाथ ले रही है ऑब्जेक्ट या इस तरीके का पाथ ले रही है. और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपने ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है. तो ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, ये हर एक सिचुएशन में जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, ठीक. अब प्रोजेक्टाइल है क्या, ध्यान से सुनना. जब इसको इनिशियल वेलोसिटी दी और इसको थ्रो किया, वी विल निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है. हम ये मानेंगे दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन नहीं है एयर की वजह से, ठीक. तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे ट्रैवल कर रहा है, यानी कि दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन 2 डायमेंशंस, है ना भाई. एक तो वो आगे भी बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड्स भी आ रहा है. मतलब एक्स एक्सिस भी है और लेट्स से वाई एक्सिस भी है, दोनों ही है इस ऑब्जेक्ट के पास. सो दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन 2 डायमेंशंस. तो अब प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. मैंने इसको ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, ठीक. तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हो और थ्रो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा 2 डायमेंशंस में, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से. क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे कि एयर रेजिस्टेंस है, जबकि होता है, ठीक है. बट हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है. समझ आया. सो अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट
which is thrown with some initial velocity in the horizontal direction, and then the object is allowed to fall in 2 dimensions only under the action of gravity. सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, चाहे आप इस तरीके से थ्रो कर रहे हो, चाहे आप इस तरीके से उसको भेज रहे हो. जब एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, ठीक, इस प्रोजेक्टाइल के पास अब 2 वेलोसिटीज हैं, राइट. देयर आर 2 वेलोसिटीज विद दिस प्रोजेक्टाइल, चाहे ये वाली सिचुएशन हो या पूरे वाली सिचुएशन हो, ठीक है, दोनों में ये वैलिड है. 2 वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं ऑब्जेक्ट के पास? सबसे पहले एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक. ग्रेविटी जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है ग्रेविटी, करेक्ट. ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो ग्रेविटी. तो जब ग्रेविटी ही नहीं है, प्लस हम कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो जितनी वेलोसिटी से आप एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करोगे, उतनी ही वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा. सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक. जबकि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, a uniformly changing velocity, and this changing velocity can be increasing or decreasing. ये मैं बताती हूँ कैसे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे, ठीक है. अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी. समझ आया? तो एक प्रोजेक्टाइल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है. प्रोजेक्टाइल मूव्स under the combined effect of these 2 velocities. Horizontally velocity uniform रहेगी, same रहेगी, because उस वक्त ना ही air resistance है और ना ही gravity act कर रही है. लेकिन अगर vertically देखें तो vertically में gravity act कर रही है object पे, air resistance तो तब भी नहीं है, ठीक. तो अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? जब ऑब्जेक्ट, हाँ जी, ठीक है, बोथ दीज सिचुएशंस हैव टू बी वेरीफाइड, दोनों होना जरूरी है, तभी हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, नहीं तो नहीं कह सकते, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी सेम रहेगी, जबकि वर्टिकली वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी. अब इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेगी? अगर तो ये सिचुएशन है, ठीक, तो यहाँ पे ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, तो बॉल भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है, सो वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है ना भाई. बॉल खुद भी नीचे ही आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है, तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी. लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है
कि ये ऐसे आके गिर रही है। यहाँ पे एक बॉल है, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी तो बॉल ऐसे गई, एक हाईएस्ट पॉइंट अटेन किया और फिर नीचे आ गई वापस। इस सिचुएशन में अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। कैसे? लेट्स से ओ ए बी। अगर बॉल ओ से ए तक जा रही है तो इस सिचुएशन में ग्रेविटी क्या है? नेगेटिव, बिकॉज ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है और आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ग्रेविटी। तो ओ से ए तक आने में ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है, नहीं, ग्रेविटी नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। आपने ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो किया है। जबकि जब आप ए से बी पर आओगे, नाउ द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो यहाँ पे पॉजिटिव ही है ग्रेविटी, सो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, समझ आया? तो जब इस तरीके का प्रोजेक्टाइल है तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होती है। ओ से ए तक the object is going against gravity, so the velocity will decrease, and in going from A to B the object is going in the direction of gravity, so the velocity will increase. जब हम प्रोजेक्टाइल का केस करेंगे, पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन में हम 3 चीजें अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, वी विल अज्यूम 3 थिंग्स। फर्स्ट इज दैट अजम्पशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट अजम्पशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये हम मान के चलेंगे। सेकंड है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ's इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। दो ये बहुत बड़े स्केल पर हो जाता है, बट फिर भी हम ये मानेंगे कि अर्थ की रोटेशन से भी प्रोजेक्टाइल पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एंड थर्ड पॉइंट हम ये मानेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी it will remain constant in magnitude as well as direction at all points in the during the motion of a projectile. We will consider these 3 assumptions: that there is no air resistance, secondly the effect of the rotation of the earth is negligible, and third, acceleration due to gravity remains constant in magnitude as well as direction at all points during the projectile motion. ठीक है, ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिचुएशन हाफ करेक्ट है। क्यों हाफ करेक्ट है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पे। लेकिन अगर आप अर्थ से कुछ हाइट ऊपर या अर्थ में कुछ डेप्थ नीचे चले जाओगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है।
ठीक है, ये सब आप ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान के चलिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पर चाहे ऑब्जेक्ट कितनी मर्जी हाइट से फेंका गया हो, ग्रेविटी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इट विल नॉट चेंज। सपोज करिए दैट ये एक ग्राउंड है, ठीक, इस ग्राउंड पर सपोज ये एक वर्टिकल डायरेक्शन है, लेट्स से ओ ओरिजिन है, ठीक, एंड हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एक्स ले रहे हैं यहां पे, विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, क्लियर, एंड यहां पे ओ पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या मैं कहूं एक प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दिया, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। मान लो ये मेरे पास बॉल है, मैं इस बॉल को ऐसे रिलीज नहीं कर रही हूं, अगर मैं इस बॉल को सिर्फ ऐसे छोड़ रही हूं तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज नहीं कर रहे, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंक रहे हैं, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो क्या किया हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी, एंड हेंस ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके आएगा और ग्राउंड पे गिरेगा। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसकी हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है अलग अलग। फर्स्ट केस हम लेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि ये जो प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिर रही है ये क्या पाथ फॉलो कर रही है, वो तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा है। क्या पाथ ले रही है प्रोजेक्टाइल, क्या शेप है ये, पैराबोला, राइट। तो अब हम इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी, ठीक है। सो अब इसको डिराइव करने के लिए लेट्स से दैट एट टाइम 0 the object is at this point O, ठीक। let's say after some time t, जब t टाइम हो गया तो ये ऑब्जेक्ट लेट्स से इधर कहीं पहुंच चुका है एट अ पॉइंट P, ठीक। t टाइम t0 पर यहां से चला एंड आफ्टर सम टाइम t ये यहां से ट्रेवल करके आया और यहां पहुंच चुका है, क्लियर। So let x is the distance traveled by the object in horizontal direction, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटी उसे नीचे ला भी रही है। सो x हमने डिस्टेंस ले लिया विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है दिस इज x, ठीक। सिमिलरली लेट y, हाँ जी,
let y be the distance traveled by the object in the vertical direction. ठीक, y हम डिस्टेंस ले रहे हैं जो ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल डायरेक्शन में कवर किया, यानी कि ये वाला, ये जो है ये y है. क्लियर? सो x और y हमने डिस्टेंसेस ले लिए. अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम दोनों डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे. सो लेट्स से पहले लेते हैं मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन which is OX. अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं. वी विल यूज दिस फॉर्मूला S is equal to UT plus half AT square. This is the second kinematic equation, right? S is equal to UT plus half AT square. ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर S जो है वो है x, करेक्ट? हम x ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो क्या है? u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है हमने ऑब्जेक्ट को. और अगर एक्सीलरेशन कंसीडर करें x एक्सिस में तो वो क्या होगी? बोलो. 0. क्यों होगी? क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हमने बोला ना कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है. सो ax हो गया 0. क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज यहां डाले फॉर्मूला में. सो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वायर. तो यहां से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू यू टी या फिर t इज इक्वल टू x बाय यू. ठीक, मैंने यहां से t की वैल्यू निकाल ली. ये सिंपल है क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके पास एक्सीलरेशन है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रहा है. सो सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही लिखा है. ठीक, ये तो बात हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की. अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देखें, सो मोशन इन या अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी हम सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब यहां पे वैल्यूज देखते हैं. S वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? y डिस्टेंस ले रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? 0. क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने ऑब्जेक्ट को नहीं दी है. वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल करने पर ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी गेन करना शुरू किया है. सो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी एक्वायर करना शुरू कर देगा. क्लियर? एंड अगर एक्सीलरेशन की बात करें सो वो कितना है? प्लस g, क्योंकि ग्रेविटी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ऑब्जेक्ट भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है। सो इन सारी टर्म्स को वापस इस फॉर्मूला में पुट करें, सो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब ये t की वैल्यू यहां लिखी हुई है बॉक्स में, इस वैल्यू को यहां डालते हैं। सो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स बाय यू का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू हाफ जी, या रुको, हाफ जी बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। करेक्ट। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज हाफ g बाय u स्क्वायर। सारे ही कांस्टेंट है, हाफ इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो भी यूनिफॉर्म है। हमने बोला ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u फिक्स रहेगा। सो ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। एंड आप लोगों को पता है ये इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। y is equal to kx square, this is an equation of a parabola. Hence we can say that whenever a horizontal projection is given to a projectile, so the projectile will follow a parabolic path. और वो तो आपको देखने में पता भी चल रहा है कि प्रोजेक्टाइल एक पैराबोला ही बना रहा है। इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया, लेट्स से ये वाला हम पॉइंट जो है इसको मार्क कर लेते हैं C सपोज। ठीक, सो O से C तक आने में ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगी। ठीक है, O से C तक आने में ये पूरा पाथ कवर करने में ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट होती है, एरोप्लेन उड़ता है ना, तो फ्लाइट हो रही है मतलब उड़ रहा है, यहां पे भी कितनी देर के लिए ये प्रोजेक्टाइल हवा में रही, दिस इज फ्लाइट। सो कितना टाइम इस प्रोजेक्टाइल ने लिया O से C पॉइंट पर आने में। ठीक है, द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन अ फ्लाइट, दैट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम O टू C, दिस इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, नाम है उसका, एंड इसको हम कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, ये टोटल टाइम है। ठीक, अब टोटल टाइम की अगर हम बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स से ये h टोटल हाइट है जो प्रोजेक्टाइल की थी। ठीक, यानी कि OY डिस्टेंस जो है वो h है। ठीक, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर मुझे ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन लेनी है, यानी कि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे। समझ आया क्यों वर्टिकल ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट O से C पर आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन कवर कर रहे हो ना। अगर मैं ये इस तरीके से ले रही होती Y से C तक, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कवर कर रहा है, तो उसमें हम हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर्स लेते। अब यहां पर प्रोजेक्टाइल O से C तक आ रहा है,
यानी कि आप इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, तो हम यहां पर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। समझ आया? फिर से बोलूं बेटा, प्रोजेक्टाइल मेरा ओ पे रखा हुआ है, ओ से उसे सी पर आना है। अगर मैं आपसे कह रही हूं कि मैं ये वाई सी वाला डिस्टेंस निकाल रही हूं, वाई सी वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, राइट? बट मैं क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूं? ओ से सी तक का, यानी कि मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूं कि प्रोजेक्टाइल ने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे यहां पर, ठीक? अब मुझे चाहिए टाइम, सो हम सेम फॉर्मूला यहां पे भी लगाएंगे, विच इज दी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर वर्टिकली जो डिस्टेंस कवर हुआ उसको हमने h लिया है, लेट कर लिया h, ठीक है? सो S है h। अब u की बात करें, uy कितना है? 0। यही बोला है हमने कि इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, वर्टिकल में नहीं है। सो uy है 0, ay है प्लस g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर? एंड ये जो t है ये बन जाएगा कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पूरा ये डिस्टेंस कवर करने में उसने कैपिटल T का टाइम लिया है। सो इन सारी वैल्यूज को पुट करें फॉर्मूला में, सो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। आ गया यहां से t की वैल्यू, सो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, सो t इज इक्वल टू 2h बाय g। बस ये आ गया फॉर्मूला। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब सॉरी, हाँ इसका अंडर रूट, सॉरी इसका अंडर रूट, क्लियर? यानी कि O से C पर आने के लिए इस ऑब्जेक्ट ने इतना टोटल टाइम लिया है। दिस इज T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g, क्लियर? तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको लेट्स से 10 मीटर के हाइट से थ्रो किया गया, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, h 10 गिवन है, g 9.8 है, सॉल्व कर लो, खत्म बस। एंड प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए g को 10 लेने के लिए, आप 10 नहीं लोगे, 9.8 ही लोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है टेक g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब आप उसे 10 लोगे, अदरवाइज टेक 9.8। अगर एग्जाम में 10 लेके किया, मैं नंबर काट लूंगी। So we have second part as time of flight. अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट मतलब जब आप एरोप्लेन में बैठ के कहीं जा रहे हो, उड़ रहा है, वो एयर में है, तो अगर इस चीज को प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया पूरा O से C तक आने में, ठीक? या मैं कहूं इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज
इन अ फ्लाइट, कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में थी, या कितना टोटल टाइम इस प्रोजेक्टाइल ने लिया ओ पॉइंट से सी पॉइंट पर आने में। ठीक, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है कि ओ से सी तक आने में कितना टाइम लिया। सो सपोज करिए कि हम वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर करने के लिए लेट्स से कि आपका जो टोटल ये डिस्टेंस कवर हुआ ओ से सी तक, ओ वाई वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने एंड वाई सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है प्रोजेक्टाइल ने। ठीक, तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सो लेट्स से ओ वाई जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसकी हाइट है h सपोज। ठीक, पूरा O से C तक आने में h डिस्टेंस कवर हुआ है, जबकि O से P आने पर हमने y लिया था। तो टर्म्स देखते रहिएगा ध्यान से। सो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें, हम सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ही यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन हमने ट्राजेक्ट्री निकालने के लिए भी यूज की थी। ठीक, नाउ y एक्सिस की बात करें अगर, तो y एक्सिस में s कितना है इस बताइए, h ले रहे हैं हम o से c तक आने पे, सो s इज h। बेटा टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम मतलब पूरा जर्नी कितने टाइम पे कवर की है। सो पूरी जर्नी का मतलब ओ से पूरा एंड तक सी पॉइंट तक आना है उसे। ठीक, तो हमने वो हाइट h मानी है। सो लेट्स से यहाँ पर s हो गया h, यू वाई कितना है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, 0 एग्जैक्टली, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल को सिर्फ और सिर्फ u इनिशियल वेलोसिटी दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी इनिशियली। ठीक, सो यू वाई इज 0, देन t तो है ही कैपिटल T, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ठीक, व्हाट अबाउट ए वाई, बताइए एक्सीलरेशन कितना होगा, बोलो माइनस या प्लस जी, प्लस जी एग्जैक्टली प्लस जी, क्योंकि बेटा यस बिकॉज ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, सो डायरेक्शन इज सेम, सो प्लस जी। पुट करते हैं ये वैल्यूज, h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, आ गया t का एक्सप्रेशन 2h बाई जी अंडर रूट। बस ये आ गया फर्स्ट का एक्सप्रेशन। बहुत छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं इसकी। सो अगर एक प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी u देकर थ्रो किया है, सो O से C पॉइंट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल इतना टाइम लेगी, अंडर रूट 2h बाय जी। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इसे हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग OX या OYC, हम ये देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टली इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, वर्टिकली तो y डिस्टेंस कवर हुआ, हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस कवर हुआ है, सॉरी h डिस्टेंस कवर किया है वर्टिकली,
सो हॉरिजॉन्टली वाई सी डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा आपका रेंज। समझ आया? वर्टिकली h डिस्टेंस कवर हुआ है, हॉरिजॉन्टली r डिस्टेंस कवर किया है। y से c, अगर ये यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हिट करती तो यहाँ तक का डिस्टेंस होता, यहाँ करती तो ये डिस्टेंस होता। आई मीन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो उसकी रेंज बताएगा आपको। ठीक, अब सिंस हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर हुआ है, ठीक, तो हम सारे पैरामीटर्स हॉरिजॉन्टल वाले लेंगे। क्लियर? फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ वी विल कंसिडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल में s कितना हो गया r, हॉरिजॉन्टल रेंज। ux कितना है बताइए, व्हाट इज ux? u को हाँ u, देन t क्या लोगे यहाँ पे? टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? क्योंकि O से C तक ऑब्जेक्ट आया है, पूरा ट्रैवल करके आया है, वो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हो। सो पूरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिया है। सो t की जगह हम यहाँ पे कैपिटल T पुट करेंगे। क्लियर? व्हाट अबाउट ax? ax क्या? 0, करेक्ट, क्योंकि हमने ये तो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है। तो बस ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए, क्या आएगा हमारे पास? r इज इक्वल टू u कैपिटल T प्लस हाफ 0 इंटू कैपिटल T स्क्वायर। ठीक, कैपिटल T की वैल्यू डालिए, u अभी निकाला है 2h/g अंडर रूट, बस सेकेंड टर्म तो 0 हो ही गई है, ये आ गया फॉर्मूला। यानी कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वो प्रोजेक्टाइल सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से XY प्लेन में ट्रैवल करके नीचे आती है ग्राउंड पर, तो टोटल टाइम में ये प्रोजेक्टाइल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, u इंटू अंडर रूट 2h/g। और आप यहां देख सकते हो u इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम है, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही, राइट? g फिक्स है, h अगर h बदल रहा है तो r भी बदलेगा। r h पे डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा ऊंचाई से, जितनी ज्यादा हाइट से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे उतना ज्यादा दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा। h बढ़ाओगे r इंक्रीज होगा, और ये है भी, ये तो आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे कम हाइट से थ्रो कर दूं एक प्रोजेक्टाइल को तो वो पास आके गिर जाएगा, और इससे भी ऊंचे से थ्रो करूंगी तो और दूर जाके गिरेगा। तो अगर आप प्रोजेक्टाइल थ्रो करने की हाइट बढ़ा रहे हो तो हॉरिजॉन्टली वो प्रोजेक्टाइल ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब लेट्स से यहाँ से ट्रैवल करके ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटीज है, राइट? एक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक है वर्टिकल वेलोसिटी, और इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से ही प्रोजेक्टाइल आपका ट्रैवल करके O से C तक आ रहा है।
ठीक, अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने बोला है कि ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो किया गया है, राइट? यानी कि इनिशियली ux है u, एंड सिंस एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखी जाए तो ये प्रोजेक्टाइल u इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ और लास्ट तक u इनिशियल वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, yes और no, because there is no air resistance, no gravity। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा ही कोई नहीं। तो अगर इनिशियली ये प्रोजेक्टाइल मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चलनी शुरू हुई थी, चलती रहेगी वो 10 मीटर पर सेकेंड से, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू ऑल्टर इट्स मोशन, सो फाइनल वेलोसिटी भी u ही होगी। एंड तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेट्स से मैं यहाँ पे करती हूँ, तो अगर ये पॉइंट देखें तो ये बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल, राइट? Vx हॉरिजॉन्टल यही डायरेक्शन होती है। अब अगर हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, वर्टिकल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताइए? वर्टिकल डायरेक्शन में 0, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को नहीं दी थी ना। अब अगर फाइनल की बात करें, फाइनल वेलोसिटी, वो यहां पर अलग होगी। क्यों अलग होगी? बिकॉज जब ऑब्जेक्ट, यस करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक, क्योंकि अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लग रही है, तो वेलोसिटी का चेंज होना बनता ही है। ऊपर से नीचे आने में जब शुरू में वेलोसिटी 0 थी, ग्रेविटी से अट्रैक्ट होने की वजह से वेलोसिटी u 0 से बढ़ती जाएगी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये है हमारे पास Vy इज इक्वल टू यू आई प्लस ए वाई टी। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यूज डालते हैं, Vy हमें निकालना है, Uy 0 है, A कितना है g, और t कितना लोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट 9। अभी हम इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं तो स्मॉल t ही रहेगा, क्योंकि मैं यहां पे अभी कैलकुलेट कर रही हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा था O से C तक का, ठीक। सो यहां से आपके पास Vy आ गया g इंटू टी, करेक्ट। और अब आप देखो ये जो Vy है ये t पे डिपेंड कर रहा है। g तो हमने यहाँ कांस्टेंट माना ही हुआ है, हमने शुरू में ही बोल दिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिल्कुल सेम रहेगा, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं मान रहे। तो अगर टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, यानी कि अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं Vy, तो जहां जहां ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगी हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फिक्स है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग ऑन द टाइम विच द प्रोजेक्टाइल इज टेकिंग। जितना टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये होता भी है, ये तो आपने पढ़ा है कि जब हम ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और नीचे आते आते ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वही सिचुएशन यहां पर भी है, ठीक। अब हमने बोला कि ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
दोनों वेलोसिटीज की वजह से नीचे आ रहा है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर कितना होगा बताइए? वो इस डायरेक्शन में होगा, वी आर, पैरेललोग्राम लॉ, yes or no? So VR will be under root Vx square plus Vy square plus 2Vx Vy cos theta। थीटा यहाँ पे 90 है, ये पूरा Vx और Vy के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। लिख देती हूँ, है ना? Vx और Vy के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। cos 90 इज 0, सो ये वाली टर्म गई। वी आर लेफ्ट विद Vr इज इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी का। मतलब अगर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है और आपको किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्मूला से। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ पे? एंड इफ आई टेक दिस एंगल, the angle between the resultant velocity and Vx, एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मैंने अगर बीटा ले लिया, सो मैं tan बीटा भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। डायरेक्शन क्या आएगी? tan बीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो Vy sin 90 अपॉन Vx प्लस Vy cos 90। सो cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, तो यहां से आपके पास tan बीटा आ गया Vy अपॉन Vx। तो बस ये डायरेक्शन आ गई। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी इस प्रोजेक्टाइल की वो निकाल सकते हो, क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, और डायरेक्शन क्या होगी वो आप tan बीटा से कैलकुलेट कर सकते हो। A projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the hill 490 meters high. Okay, so that means आपको यही situation लेनी है. This is a ground and this is the origin, and we take one axis parallel to the ground which is x, और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है, यानी कि यहाँ से इसको भेजा गया है u with a velocity of 98 meters per second. Correct? So this projectile will take a parabolic path and hits the ground, let's say at this point C. ठीक, ये आपको गिवन है. आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. So 3 things you have to calculate. ठीक है? So first part, अगर हाँ जी हाँ जी, so first part is you need to calculate the time taken by the projectile to reach the ground. So आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, T is equal to under root 2h by g. Yes,
यहाँ पर h आपको गिवन है 490 मीटर्स, ये रहा। u आपको गिवन है 98, वैल्यूज पुट करिए। सो वी गेट 2 इंटू 490 अपॉन 9.8। आप g को 10 नहीं लेंगे जब तक आपको बोला ना जाए क्वेश्चन में कि आपको g 10 लेना है। यू विल नॉट टेक इट एज 10, ठीक। सो यहां से ये हटा, ये बना 2, ये सीधा सीधा टाइम आ रहा है √100 विच इज 10 सेकेंड्स। क्यों, गलत होना ही नहीं चाहिए, दिस इज वेरी इजी। 10 सेकेंड्स आपका टाइम आ गया। ओ, कोई बात नहीं, चलो ठीक। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। ये आपकी हिल है, यहां से ये टारगेट गया, ये प्रोजेक्टाइल गई और यहां सी पॉइंट पर हिट करेगी, यानी कि यहां सी पॉइंट पे कोई टारगेट रखा होगा, ठीक। आपसे डिस्टेंस मांग रहा है टारगेट का हिल से, तो क्या निकालने को बोल रहा है वो? OY बोल रहा है या YC बोल रहा है? OY तो गिवन ही है आपको 490 मीटर्स, आपको YC कैलकुलेट करने को कह रहा है। यस, टारगेट का डिस्टेंस हिल से कितना है, यानी कि YC। सो ये क्या होता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, करेक्ट। सो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपके पास है U√2h/g। बस U आपको गिवन है 98, √2h/g अभी अभी निकाला है 10। तो बस यहां से ये आ गया 980 मीटर्स, सिंपल। एंड थर्ड पार्ट जो आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि ये वही वाला है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। सो वहां पे फॉर्मूला हमने डिराइव किया था v इज इक्वल टू √vx² + vy², यही थी रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो vx इज u² and vy is g into t, so g² t²। डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट करिए एंड फाइंड द आंसर। सो दिस इज 98² प्लस 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर। सो ये VR यहां से आ गया √98² प्लस 98²। So this is 98√2 meters per second. So this is your velocity. It's a very simple question, direct formula based. So आपको formulas याद हैं, आप easily calculate कर सकते हो. Clear? And वैसे तो आपको डायरेक्शन निकालने को क्वेश्चन में नहीं कहा है, बट अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑल्सो, सो इवन दैट यू कैन कैलकुलेट। क्या फॉर्मूला था? tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्शन, यू कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन एज वेल। सो Vy कितना है? ये रहा g इंटू टी विच इज 98। Vx कितना है? ये गिवन है आपको 98। so ये आ गया 1। सो tan बीटा इज 1। कब होता है tan थीटा 1? कितने एंगल पे? 45 एग्जैक्टली। तो यहां से आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 45 डिग्री। That means the projectile will strike the ground
with a velocity of 98 root 2 meters per second at an angle of 45 degrees in time 10 seconds, covering a horizontal distance of 980 meters.